वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर BSR। और आज हम तुम लोगों का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उसका नाम है सर्कल। और सर्कल जो चैप्टर है वो देखा जाए तो पूरी ज्योमेट्री का समराइज चैप्टर है, यानी कि पूरी ज्योमेट्री की समरी। जितना अब तक हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है चैप्टर 6, 5, चैप्टर 7, 8, वो सारे चैप्टर का जो कंक्लूजन है वो सर्कल में है। और इसके अलावा कुछ नई प्रॉपर्टीज, कुछ नई चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं सर्कल के इंट्रोडक्शन से। तो व्हाट इज सर्कल? तो सर्कल के लिए शुरुआत करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जो हमारे पास फिगर्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, प्लेन फिगर्स और सॉलिड फिगर्स। सॉलिड फिगर्स यानी कि रियल फिगर्स, जो 3 डायमेंशनल फिगर्स होती है, जो एक्चुअल में हम लोग को अपने चारों तरफ दिखती हैं, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। ये सब वो फिगर्स हैं जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, यानी कि असली फिगर्स। और कुछ फिगर्स ऐसी होती हैं जिनको हम केवल पेपर पे ड्रॉ करते हैं, यानी 2D फिगर्स, जिनको हम किसी प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें ट्राइंगल, क्वाड, लाइन, एंगल्स, और साथ में फिर हमारे आएगा सर्कल। तो सर्कल एक प्लेन फिगर है जिसे हम केवल एक प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, और ये हमें केवल एक शेप के बारे में बताती है कि ऐसी शेप को हम सर्कल बोलते हैं। तो इसके बारे में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, तो पहले हमें प्लेन के बारे में ही समझना पड़ेगा। प्लेन, वैसे प्लेन को डिफाइन लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। यूक्लिड ने भी अपने तरीके से प्लेन को डिफाइन किया है। प्लेन एक्चुअल में क्या है? प्लेन तो प्लेन इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट के कलेक्शन को हम प्लेन बोलते हैं। और देखा जाए तो प्लेन की जो मैंने एक अपनी डेफिनेशन तुम लोगों को पहले भी बताई है एक वीडियो में, तो वही डेफिनेशन मैं एक बार फिर बताता हूं तुम्हें कि प्लेन का मतलब एक स्मूथ सरफेस, यानी कि जो एक स्मूथ सरफेस है, यानी जो चिकना है, वो ही प्लेन है। तो हमारा पेपर भी प्लेन में आता है, ये बोर्ड भी प्लेन में आता है, क्योंकि ये सब स्मूथ सरफेस है। प्लेन में हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एंगल बना सकते हैं, ट्राइंगल बना सकते हैं, क्वाड बना सकते हैं, और सर्कल भी बना सकते हैं। तो सर्कल क्या होता है? क्योंकि प्लेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बहुत सारे पॉइंट आपस में मिलके ये एक सरफेस बनाते हैं, स्मूथ सरफेस। तो इन पॉइंट्स में से अगर हम एक पॉइंट ऐसा सेलेक्ट कर लें जो हम फिक्स कर दें, और इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस लेके अगर हम कुछ पॉइंट्स को कलेक्ट करें, तो हम देखेंगे कि जब वो पॉइंट्स हम कलेक्ट करेंगे एक फिक्स, हम डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट को कलेक्ट करते हैं, तो जो हमारे सामने फिगर बन के आती है उसी को हम सर्कल बोलते हैं। यानी सर्कल इज ए इनफाइनाइटली पॉइंट्स का कलेक्शन है जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा फिक्स रहता है। तो जब हम ऐसे पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से फिक्स है, तो उन्हीं कलेक्शन के पॉइंट्स के जो हमारे सामने एक फिगर बन के आएगी, हम उसका नाम सर्कल रख देंगे। और प्रैक्टिकली तुमने देखा होगा जो व्हील है हमारा, वो सर्कुलर शेप में होता है। इसके अलावा कॉइन्स होते हैं सर्कल की शेप में। वैसे कॉइन तो अलग अलग शेप के भी आते हैं, बट जो नॉर्मली हमारा जो कॉइन है वो सर्कल की शेप में है। इसके अलावा हम इसको बैंगल देखते हैं, जो चूड़ियाँ होती हैं वो भी सर्कुलर शेप में होती हैं। अब ये जो सारी फिगर्स हैं सर्कुलर शेप की, इसके साथ में हम देखते हैं बहुत ही कॉमन डेली एग्जाम्पल है हमारा कि जो घड़ी जब चलती है तो उसकी जो सुई होती है, मिनट की, आवर की और सेकंड की सुई, तो उसकी जो टिप होती है वो जब मूव करती है तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है। इसके अलावा तुमने देखा होगा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की, जैसे अगर मान लीजिए हम एक किसी फील्ड में एक सेंटर लेके एक खूंटा लगा के अगर एक धागे से, रस्सी से किसी भैंस को या गाय को बांध दें, तो वो एक जो उस फिक्स लेंथ के चारों तरफ मूवमेंट करेगा, तो वहां तुम देखोगे धीरे धीरे एक शेप बन जाएगी, और उस शेप का नाम हम सर्कल रख देते हैं।
तो सर्कल एक बड़ी कॉमन सी शेप है जो अक्सर हमें ऑब्जर्व हो जाती है, और इस सर्कल के बारे में अब हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहली चीज आती है वो ये आती है कि सर्कल की जो डेफिनेशन है वो मैंने तुम्हें बताई, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ऐसे पॉइंट का कलेक्शन जिनका डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है एक फिक्स पॉइंट से, और इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। और इस फिक्स डिस्टेंस को हम नाम देते हैं रेडियस। यानी रेडियस का मतलब एक वही कांस्टेंट डिस्टेंस जिससे हमने इस सेंटर का लेके ये फिगर ड्रॉ करी है, उस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम रेडियस का नाम देते हैं। और कहीं भी अगर इसको नापोगे तो ये सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर उसको सेंटर से नापोगे तो वो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट ही तुम्हें मिलेगा, इक्वल मिलेगा, और इसी डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। अब अगर हम किसी प्लेन में कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया इस प्लेन में, तो ये जो सर्कल होता है ये इस प्लेन को 3 रीजन में डिवाइड कर देता है। यानी सर्कल के रेस्पेक्ट में ये जो प्लेन है वो 3 रीजन में डिवाइड हो जाएगा। यानी वो 3 रीजन कौन से होंगे, तो तुम देखोगे कि उनमें से एक रीजन तो सर्कल ही होगा, एक ऐसे पॉइंट जो इसके अंदर की तरफ आएंगे। अब अंदर का मतलब क्या है, अब अंदर से हम क्या मतलब निकालते हैं, तो अंदर का जो मतलब होता है वो होता है कि जब हम पॉइंट का डिस्टेंस नापेंगे सेंटर से और उसको रेडियस से कंपेयर करेंगे तो ये अंदर बाहर पता चलेगा। तो अगर हमने एक पॉइंट ले लिया, मान लो ये ए, एक पॉइंट हमने ले लिया ये मान लो बी, और एक पॉइंट हमने ले लिया सपोज सी। अगर हम इन 3 पॉइंट का डिस्टेंस निकालें और उसको रेडियस से कंपेयर करें तो हमें अंदर बाहर की कहानी पता चलती है। जैसे OA मान लो रेडियस से छोटा लग रहा है हमें, और है ही छोटा क्योंकि रेडियस यहां तक होगी, रेडियस से पहले इसका पार्ट है, तो इसका मतलब OA इज लेसर देन रेडियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि A लाइज इंटीरियर ऑफ द सर्कल, A सर्कल के इंटीरियर लाइज करेगा। अब मान लो हम OB की बात करें और OB रेडियस के इक्वल है, तो इसका मतलब B लाइज एक्सटीरियर, सॉरी सर्कल, B लाइज ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। और अगर हम OC की बात करें तो रेडियस को आगे निकल गया, क्रॉस कर गया, अगर इसकी लेंथ रेडियस से बड़ी आ गई तो इसका मतलब C लाइज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल के एक्सटीरियर लाइज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी पॉइंट को ये सर्टिफाइड करना है कि वो सर्कल के जो रेस्पेक्ट में प्लेन डिवाइड हुआ है रीजन्स में, तो इनमें से कौन से रीजन में राइज करता है, तो ये सर्कल का एक्सटीरियर रीजन कहलाता है। सर्कल के रेस्पेक्ट में प्लेन का एक्सटीरियर रीजन होगा, ये सर्कल होगा, और ये वाला जो रीजन है ये इंटीरियर रीजन होगा। और ये जो इंटीरियर रीजन है ये वाला और जो सर्कल है, ये 2 रीजन मिला के ये सर्कुलर रीजन कहलाएगा। अगर इन दोनों को हम प्लस कर दें कि सर्कल प्लस इंटीरियर, तो ये दोनों मिला के बन जाएगा सर्कुलर रीजन। ये सर्कुलर रीजन हो जाता है। सर्कुलर रीजन में दोनों पोर्शन आएंगे, सर्कल भी आएगा और इंटीरियर भी आएगा। तो ये तो हमारा बेसिक हो गया सर्कल का। इसके अलावा हमारे पास सर्कल में कुछ और भी चीजें हैं जिनका अब हमें यूज करना पड़ेगा आगे चल के, कि अगर हम सर्कल, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन है, अगर उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से हम कोई भी 2 पॉइंट मिला दें और मिला के हम कोई भी 2 पॉइंट सर्कल के ले लें, हम जो सर्कल पे लाइज कर रहे हैं, और अगर उनको हम ज्वाइन कराते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनती है, क्योंकि जिसके 2 एंड पॉइंट होंगे वो लाइन सेगमेंट होगी। तो ये जो लाइन सेगमेंट बनी AB, ये इस सर्कल की कॉर्ड कहलाएगी, कॉर्ड।
अब किसी सर्कल में कितनी कॉर्ड हो सकती है, तो सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकती है, यानी इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट ऐसी हो सकती है जिनके एंड पॉइंट सर्कल पे लाइज करेंगे। तो बहुत सारी कॉर्ड्स हमारे पास पॉसिबल है। इन्हीं में से अगर एक कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास होती है उसको हम डायमीटर का नाम देते हैं। इस कॉर्ड को हम बोलते हैं डायमीटर, यानी डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड होगी। और किसी सर्कल में हम कितने डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे डायमीटर्स हम सर्कल में डाल सकते हैं, यानी बहुत सारी ऐसी कॉर्ड्स हम सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं जो सेंटर से पास होगी। और ये एक कांस्टेंट रिलेशन है कि अगर इसकी लेंथ नापोगे डायमीटर की, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर, यानी ये रेडियस का 2 टाइम्स होगा। तो ये हमारी एक कॉमन रिलेशन है जिसका हमें आगे यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास एक टर्म और चलती है सर्कल में, वो है आर्क, यानी सर्कल का एक पार्ट। ये सर्कल है, इसका अगर हम एक पार्ट ले लें, पीस ले लें, पीस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड आर्क। ये कहलाएगी आर्क। यहां से लेके यहां तक का ये जो रीजन है ये आर्क कहलाएगी। वैसे आर्क तो ये भी है, कहीं से भी हम सर्कल का एक पीस अगर ले लेते हैं, कोई कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द सर्कल, एक पीस हम कहीं से उठा ले सर्कल का, तो उसी को हम आर्क का नाम देंगे। यानी आर्क अगर हमारे पास है तो हम उसको सर्कल बना सकते हैं, क्योंकि सर्कल का पार्ट है, यानी कि अब ये सर्कल में कन्वर्ट हो सकता है। आर्क से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और उसी सर्कल का ये एक पार्ट हुई, यानी पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क, या पीस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क। आर्क दो तरीके की होती हैं, माइनर आर्क और मेजर आर्क। इसका हमें पता कैसे चलता है, तो आर्क को हम जब मेजर करते हैं, तो वैसे तो तुम चाहो तो इसकी लेंथ भी निकाल सकते हो। 10th क्लास में फॉर्मूला भी है हमारे पास कि इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, तो हम लेंथ से भी मेजर कर सकते हैं आर्क को। और जनरली जब हम आर्क को मेजर करते हैं वो डिग्री में मेजर करते हैं, और उसके लिए हम ये देखते हैं कि सेंटर पे कितना एंगल बनाती है। तो अगर ये कोई सर्कल की आर्क है जिसकी रेडियस आर है, तो ये तो दोनों OA और OB तो इक्वल होंगी रेडियस, और ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो AOB बना रही है आर्क। तो अगर इस एंगल AOB की वैल्यू लेस देन 180 डिग्री है, तब हम इस आर्क को माइनर आर्क बोल देंगे। ये माइनर आर्क है, माइनर। और अगर इसकी वैल्यू बैठती है 180 से ज्यादा, तो ये फिर मेजर आर्क कहलाती है। यानी अगर इसकी वैल्यू, मान लो इस एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए थीटा डिग्री का मान लूं, तो ये एंगल जो बैठा 360 माइनस थीटा बैठा, और अगर ये 360 माइनस थीटा की जो वैल्यू है, ये मैं यहाँ A डाल देता हूँ, यहाँ X डाल देता हूँ और यहाँ B डाल देता हूँ, तो अगर ये जो एंगल बना रही है आर्क AXB, सेंटर पे ये वाला एंगल बना रही है, यहाँ पे O डाल देते हैं हम, रिफ्लेक्स एंगल AOB। तो अगर ये जो रिफ्लेक्स एंगल है AOB, यानी कि 180 से बड़ा एंगल है, क्योंकि रिफ्लेक्स है तो 180 से बड़ा ही होगा, तो इस केस में हम इस आर्क को मेजर आर्क बोल देंगे, मेजर आर्क। यानी आर्क दो तरीके की हो गई, माइनर और मेजर। इसके अलावा एक तीसरी आर्क भी आ जाती है बीच बीच में, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन बन रहा है कि जो आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है, अगर वो 180 से छोटा है तो माइनर, और 180 से बड़ा बना रही है तो मेजर। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मान लो उसने एग्जैक्टली 180 डिग्री बना दिया, मान लो हमने आर्क ले ली ये वाली AB और यहाँ एक पॉइंट ले लिया X, तो ये जो आर्क है AXB, अब इसके एंड पॉइंट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन कराते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, यानी कि डायमीटर हो गई, कॉर्ड बन गई है। अब इसका एंगल डायमीटर है तो ये 180 डिग्री का होगा, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब अब ये सेमी सर्कल की आर्क कहलाएगी, आर्क ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल की अगर आर्क है तो एग्जैक्ट 180 एंगल होगा, अगर 180 से छोटा है तो माइनर आर्क होगी, और 180 से बड़ा है तो मेजर आर्क। अब इसके अलावा एक मैं तुम्हें चीज और बता दूं कि हम कभी कभी सर्कल को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं।
तो सिंबॉलिक फॉर्म में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कभी अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो सेंटर और रेडियस, ये दो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है सर्कल में, सेंटर और रेडियस। तो हम सी से सर्कल को इंडिकेट करते हैं और फिर ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में ओ लिखते हैं, पहले सेंटर और फिर रेडियस। तो ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सर्कल का, जिसमें हम सेंटर और रेडियस दोनों को शो कर देते हैं। अब अगर सपोज करो कि आर्क है या कॉर्ड है, तो दोनों के, जैसे ये मान लो एक आर्क है ए बी और ये मान लो एक कॉर्ड है ए बी, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक कॉर्ड है एक आर्क है। वैसे हम आर्क के एंड पॉइंट को मिलाते हैं तो एक कॉर्ड बन जाती है, और या फिर हम कॉर्ड के एंड पॉइंट से अगर आर्क देखें तो एक आर्क भी हमें मिल जाती है। तो दोनों ही चीजें लगभग एक दूसरे से मैच करती हैं। तो इनको लिखते समय हम थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे कि आर्क को जब हम लिखेंगे तो ऊपर ऐसे एक सिंबल लगाएंगे, ये आर्क का सिंबल है, और जब हम कॉर्ड को लिखेंगे तो एक ऊपर ऐसे सिंबल लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा कॉर्ड का सिंबल, उसका कॉर्ड का सिंबल होगा, और ये आर्क का। वैसे आर्क का जो मेजरमेंट है कभी अगर हमें करना पड़े तो उसका तरीका वही है कि जो सेंटर से इसको कनेक्ट करा देंगे, क्योंकि कॉर्ड की तो लेंथ होती है, लेंथ से मेजर कर सकते हो, बट क्योंकि अभी आर्क की लेंथ निकालने का फॉर्मूला तुम्हारे पास नहीं आया, ये क्लास 10th में आएगा, तो फिलहाल तुम आर्क को एंगल से ही नापोगे, और इसका डिग्री मेजर जो होगा वो होगा एंगल ए ओ बी। ये अगर सेंटर ए ओ है तो ये एंगल बनाएगी ए ओ बी, यही आर्क का मेजरमेंट हो जाएगा। इसके अलावा अभी हमारे पास कुछ टर्म्स और हैं, जिनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है सेक्टर और सेगमेंट। इनके बारे में वैसे डिटेल में हमें क्लास 10th में ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बुक में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया है तो मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करा दूं कि जो सबसे पहले आती है जिसे सेक्टर। तो व्हाट इज सेक्टर? तो सेक्टर इज द रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड corresponding आर्क और उसकी corresponding रेडियस के बीच का रीजन। तो जैसे हमारे पास एक आर्क है ए बी और ये corresponding रेडियस है, तो इन दोनों के बीच का जो ये रीजन बना, इसी को हम नाम दे देते हैं सेक्टर का। अब यहाँ पे क्योंकि तुम्हें ध्यान होगा, मैंने पहले बताया था कि जो तुम्हारी आर्क है दो तरीके की है, माइनर और मेजर। तो ऐसे ही सेक्टर भी दो तरीके के हैं, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। अब ये सब सीधी सी बात है, अगर ये माइनर आर्क है तो ये मेजर आर्क होगी, क्योंकि दोनों एंगल मिला के 360 के बैठते हैं। तो अगर एक एंगल 180 से छोटा है तो दूसरा एंगल 180 से बड़ा होगा, क्योंकि दोनों का सम 360 है। तो इसका मतलब जो ये अगर सेक्टर माइनर है तो ये बाकी का बचा हुआ सेक्टर जो है वो व्हाइट वाला ये मेजर होगा। तो दो तरीके के सेक्टर हो गए, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। और इसी तरीके से जो सेगमेंट है उसकी भी दो ही कहानी होती है। सेगमेंट में भी दो चीजें चलती है, लेकिन सेगमेंट होती क्या है? तो रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। इसमें कॉर्ड होती है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क होती है, इनके बीच का रीजन ये सेगमेंट कहलाता है। ये जो नाव बनती है, नाव, ये नाव को हम सेगमेंट का नाम देते हैं। छोटी नाव है यानी आर्क छोटी है, 180 से छोटी है, तो माइनर सेगमेंट और आर्क अगर 180 से बड़ी है, ये वाली आर्क है, तो कॉर्ड तो कॉमन है दोनों में, बस आर्क का डिफरेंस है। ये आर्क मेजर है तो मेजर सेगमेंट, ये वाली मेजर सेगमेंट। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि सेगमेंट की और सेक्टर की पूरी डिटेल क्लास 10th में है, और मेजर सेगमेंट में हमेशा सेंटर लाइज करेगा। ये एक पहचान भी है कि सेंटर हमेशा इनसाइड द मेजर सेगमेंट लाइज करेगा, इंटीरियर ऑफ द मेजर सेगमेंट।
अब इसके बाद में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है कि हमें ये जो कॉमन चीजें हैं इनका इस्तेमाल करना है अपनी पहली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 10.1। तो वैसे तो ये बड़ी बेसिक सी एक्सरसाइज है, केवल इसमें एक पार्ट थोड़ा सा मैं तुम्हें समझाऊंगा और बाकी के पार्ट तो तुम वैसे खुद भी कर लोगे, फिल इन द ब्लैंक और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है। और इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं वो क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक का। सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज, अब सेंटर कहाँ लाइज करता है, तो इंटीरियर लाइज करता है, ठीक है। ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ग्रेटर देन द रेडियस, वो कहाँ लाइज करेगा, एक्सटीरियर लाइज करेगा। जिस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से अगर नापोगे और रेडियस से बड़ा आएगा वो एक्सटीरियर, छोटा आएगा इंटीरियर और रेडियस के इक्वल आएगा तो ऑन द सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। एन आर्क हुज एंड पॉइंट इज ए डायमीटर, तो उसको हम सेमी सर्कल बोल सकते हैं। एक आर्क जिसके एंड पॉइंट डायमीटर होते हैं वो सेमी सर्कल आर्क कहलाएगी। सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड सेगमेंट, आर्क एंड कॉर्ड के बीच का रीजन सेगमेंट। इसके अलावा सर्कल डिवाइड द प्लेन इन विच इट लाइज, जिस प्लेन में एक सर्कल लाइज करेगा वो उस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 3 पार्ट्स। इंटीरियर ऑफ द सर्कल के रेस्पेक्ट में इंटीरियर, एक्सटीरियर और सर्कुलर रीजन। ट्रू फॉल्स में हमें आंसर देने, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये तो सही बात है कि जो लाइन सर्कल के किसी भी पॉइंट को सेंटर से मिलाएगी वो रेडियस ही कहलाएगी। इस सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, नो। इक्वल कॉर्ड्स तो हम बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। अब ये वाला जो पार्ट है ये मेरे को तुम्हें समझाना है, थर्ड पार्ट। इसमें दिया है कि एक सर्कल डिवाइड करता है, डिवाइड होता है इन 3 इक्वल आर्क्स में। एक सर्कल है और इसकी 3 इक्वल हमने आर्क इसमें ड्रॉ कर दी, ए बी सी, 3 पॉइंट ले लिए। तो एक आर्क ये है ए बी, एक आर्क है बी सी और एक आर्क है सी ए। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, सर्कल हमेशा एक डायरेक्शन में मूव करता है, चाहे क्लॉकवाइज लोगे या एंटी क्लॉकवाइज, पर डायरेक्शन एक ही लेना पड़ेगा। इसीलिए साइक्लिक पॉइंट्स होते हैं, तो ये ऑर्डर में ही होते हैं। जैसे या तो तुम इस ऑर्डर में लेके चलोगे तो ए के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो एंटी क्लॉकवाइज में सी के बाद बी, बी के बाद ए के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए, ऐसे करके चलेगा। तो कोई भी ऑर्डर हम ले सकते हैं। चलो मैं या बी डाल देता हूँ या सी डाल देता हूँ। तो मैंने ये ऑर्डर लिया है, साइक्लिक ऑर्डर। तो इसमें ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। अब ये आर्क मैंने ले ली, तो आर्क मैंने एक पहले ले ली ए बी, और ये आर्क हमें इक्वल दे रखी है गिवन में बी सी। ये तीनों आर्क इक्वल है, ये सर्कल 3 इक्वल आर्क में डिवाइड हो गया और ये सी ए। अब ये तीनों आर्क आपस में इक्वल है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलेगी कि जो आर्क का मेजरमेंट होता है वो एंगल्स में होता है, यानी सेंटर पे कितना एंगल बनाती है। मान लो ये सेंटर है, तो आर्क ए बी को अगर सेंटर से मिलाओगे तो ये एंगल बनाएगी आर्क सेंटर पे ए ओ बी, और अगर बी सी को सेंटर से मिलाओगे तो ये एंगल बनाएगी बी ओ सी, और ए सी को सेंटर से मिलाओगे तो ये बनाएगी ए ओ सी। तो अगर आर्क इक्वल है तो इनके फिर ये मेजरमेंट जो होंगे एंगल्स में, डिग्री मेजर, वो भी इक्वल होंगे। यानी आर्क ए बी जो सेंटर पे एंगल बना रही है वो बना रही है एंगल ए ओ बी, और बी सी जो बना रही है वो बना रही है बी ओ सी, और सी ए जो बना रही है सी ओ ए। यानी ये तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये मैंने अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया था कि आर्क को हम जब नापते हैं तो एंगल्स में नापते हैं। और मान लो ये एंगल इक्वल है x डिग्री के से। अब ये हमें पता है, जब इसका हम प्रूव करेंगे तो वी नो दैट कि एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनते हैं उन सब एंगल का सम 360 होता है। यानी एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ ए, तीनों एंगल मिला के 360 के होते हैं। अब ये सारे एंगल इक्वल है x x x के, तो ये हो गया 3x इक्वल 360 और x की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल जो है तीनों वो 120 डिग्री क्या है, तीनों एंगल 120 के हो गए। अब ये पूछता था क्वेश्चन में कि अगर सर्कल को हम 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करते हैं
तो क्या वो मेजर आर्क होंगी? तो अब तुम्हें दिख रहा है कि हर आर्क का मेजरमेंट 120 mm यानी लेस देन 180, इसका मतलब ये माइनर आर्क है। तो यहां लिख देंगे सिंस एंगल AOB लेस देन 180, एंगल BOC लेस देन 180, एंगल COA लेस देन 180, क्योंकि तीनों एंगल 180 से छोटे हैं, इसका मतलब आर्क AB कॉमा आर्क BC कॉमा आर्क CA, तीनों आर्क कैसी आर्क होंगी? माइनर आर्क, नॉट मेजर आर्क। तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच ट्वाइस एज रेडियस इज द डायमीटर। यस, रेडियस का ट्वाइस डायमीटर होता है। सेक्टर ऑफ ए सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड आर्क। सही बात नहीं है, तो रॉन्ग है, क्योंकि सेगमेंट होती है कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन सेगमेंट, तो सेक्टर नहीं होता। सर्कल इज ए प्लेन फिगर। यस, सर्कल एक प्लेन फिगर है, तो हम इस तरीके से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब इसके बाद ये इंट्रोडक्शन का काम हमारा खत्म हुआ। अब आते हैं हम अपने असली काम पे, जो आज का हमारा पहला काम है, वो है थ्योरम 10.1 और 10.2। तो ये थ्योरम्स आगे फिर हम एक्सरसाइज में यूज कर सकते हैं। ये थ्योरम्स स्टार्ट हो गई अब, थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.2। तो सबसे पहली थ्योरम में ले रहा हूं, थ्योरम 10.1। और ये जो थ्योरम 10.1 है, इसका स्टेटमेंट जो है वो ये है कि अगर एक सर्कल है तो उसमें अगर हम कोई कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, दो इक्वल कॉर्ड, तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है। तो स्टेटमेंट हमारा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। और थ्योरम 10.2 इसका रिवर्स है कि अगर दो कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे तो वो कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगी। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देन कॉर्ड्स आर इक्वल। तो अब हमें इसको प्रूव करना है। तो जैसे मैं एक प्रूव करूंगा, दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में एक सर्कल है जिसका सेंटर भी तुम कुछ मान लोगे O, और ये दो कॉर्ड है, और हमें दिया है कि दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है। ये हमारे पास गिवन है, कॉर्ड्स आर इक्वल। तो गिवन में हमारे पास काम की चीज हो गई कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, विद सेंटर O, और ये कॉर्ड्स की लेंथ हमें इक्वल दे रखी है क्वेश्चन में, थ्योरम में, AB इक्वल CD। क्योंकि क्वेश्चन थ्योरम ये है कि अगर इक्वल कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, तो कॉर्ड इक्वल है तो अब ये सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। कॉर्ड को इंडिकेशन करना है तो ऊपर ये स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। अब हमें दिखाना है कि ये कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगी, यानी AB कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, तो A से B को जो एंड पॉइंट है कॉर्ड के, उनको सेंटर से मिला दो, तो ये सेंटर पे एंगल AOB बनाएगी। और C को O से और D को O से मिला दो, तो ये सेंटर पे COD एंगल बनाएगी। और ये दोनों एंगल हमें इक्वल प्रूव करने हैं। तो कंस्ट्रक्शन तो फिलहाल हो ही चुकी है अब इसमें, अब तो सीधा तुम इसका प्रूफ पे आ जाओ। और इसका प्रूफ करने के लिए तुम्हें चैप्टर 7 पे जाना पड़ेगा और ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल दिखाने हैं दोनों ट्राइंगल के। तो सबसे पहले हम देते हैं कि OA इक्वल OC। वैसे हम चाहें तो OA इक्वल OD भी बोल सकते हैं, वो तुम्हारी इच्छा है, कोई भी बोल दो। OA इक्वल OC, और रीजन है रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये जरूर लिखेंगे। बहुत से लोग खाली रेडियस लिख के छोड़ देते हैं, बट रेडियस तो डिफरेंट सर्कल की भी हो सकती है, पर वो इक्वल नहीं होंगी। तो सेम सर्कल की रेडियस ही इक्वल होती है, इसलिए लिखना पड़ता है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। इसके अलावा OB इक्वल OD, OB इक्वल OD, इसका रीजन भी रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये भी एक ही सर्कल की रेडियस है। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास बनता है AB इक्वल CD, ये हमें गिवन है। इसका रीजन हमारे पास कुछ नहीं है, ये गिवन था कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो रूल बन गया बाय SSS, और इससे ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल COD। और फायदा, तो फायदा इससे मिल सकता है एंगल AOB इक्वल एंगल COD, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। AOB इक्वल COD बाय CPCT,
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो कुल मिला के ये हमने प्रूव कर दिया थ्योरम को कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। अब इस थ्योरम को आगे हम चैप्टर में यूज करेंगे। अच्छा, एक इसकी जो रिवर्स थ्योरम थी, थ्योरम 10.2, तो फिगर तो उसकी सेम रहेगी, बस उसमें इतना गिवन था कि अगर दो कॉर्ड हैं और वो सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही है, यानी उसमें ये एंगल इक्वल दिए हैं कि एंगल इक्वल है, एंगल एओबी इक्वल है एंगल सीओडी के, दो कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही है। तो अब हमें ये प्रूव करना था कि ये कॉर्ड्स आपस में इक्वल होती हैं, कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी। तो इसके लिए भी हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ही करेंगे और सबसे पहले हम ये दिखा देंगे ओ ए इक्वल ओ सी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद हम बीच वाला एंगल ले लेंगे जो हमें गिवन था, क्योंकि अब ए बी बराबर बी सी गिवन नहीं है, तो अब ले लेंगे एंगल एओबी इक्वल एंगल सीओडी, और इसका रीजन है हमारे पास गिवन, ये हमारे पास गिवन है एंगल एओबी इक्वल एंगल सीओडी। और फिर हम ले लेंगे तीसरा पार्ट ओबी इक्वल ओडी, ओबी इक्वल ओडी, इसका रीजन ये रहेगा रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये एक ही सर्कल की रेडियस है तो ये आपस में इक्वल होगी। तो भैया रूल जो बनना है वो बनना है एस ए एस, तो केवल रूल बदल जाएगा एस ए एस और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और सीपीसीटी से अब हम एक तीसरी साइड ए बी इक्वल सी डी ले सकते हैं, तो इसके बाद रिजल्ट मिल जाएगा ए बी इक्वल सी डी बाय सीपीसीटी। तो इस तरह से मैंने तुम्हें दोनों थ्योरम प्रूव कराई है, थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.2, और अब इसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 10.2, उसमें ये दोनों थ्योरम्स यूज होंगी। तो अब तुम ध्यान रखोगे कि ये थ्योरम्स को हमें आगे यूज करना है। थैंक यू।